हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का ये जो सेशन है इसमें हम लोग जानेंगे एसी मशीन का फिफ्थ सेम। एसी मशीन जो आपको फिफ्थ सेम में पढ़ना था उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर में कैसे स्टार्टिंग टॉर्क को हम डिराइव करते हैं और साथ ही साथ मैक्सिमम टॉर्क को कैसे डिराइव करते हैं, इसका क्या कंडीशन है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। और यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर डेरिवेशन पूछता है तो टॉर्क इक्वेशन का डेरिवेशन पूछता है और उसके साथ साथ ईएमएफ इक्वेशन का भी डेरिवेशन पूछता है अल्टरनेटर के केस में। तो यहाँ पर अभी हम जानेंगे टॉर्क इक्वेशन के डेरिवेशन में, उसमें स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क। अगर आप इस वीडियो को सबसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो डैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटर में प्रोड्यूस ईएमएफ के, उसके करंट के और उसके पावर फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही ये पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं कि एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, द टॉर्क डेवलप बाय रोटर, रोटर के द्वारा जो टॉर्क डेवलप्ड होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रोटर करंट के, जो कि यहाँ पर है I2 के, एंड रोटर करंट, रोटर ईएमएफ यहाँ पर E2 एंड पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट का पावर फैक्टर cos φ2। तो यहाँ पर देखिए T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 हो गया, I2 cos φ2। तो सबसे पहले यहाँ तक यही लिखेंगे। उसके बाद देखिए जब यहाँ पर से हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो उसके जगह पर हम यहाँ पर K लिखेंगे। तो K क्या है, तो K एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू है। तो K यहाँ पर T इक्वल टू K E2 I2 cos φ2। सबसे पहले हमें यही पता करना था कि टॉर्क जो हमारा होता है T इक्वल टू K E2 I2 cos φ2 होता है यहाँ पर। अब देखिए जब हमारा मोटर स्टार्टिंग के केस में होगा उस समय इस पर टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग यहाँ पर डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग टॉर्क के केस में क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें E2 रहेगा जो कि रोटर ईएमएफ पर फेज एट स्टैंड स्टिल। जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा तो रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको हम लोग E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रोटर रिएक्टेंस को X2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कब, जब वह स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा तब। और R2 जो हमारा होगा वो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज होगा। तो हमारा R2 जहां पर है वो रोटर रेजिस्टेंस है। अब देखिए E2 X2 R2 दिया हुआ है तो हम पहले निकालेंगे रोटर इंपीडेंस पर फेज। तो इंपीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर सब रोटर का है तो इसलिए यहाँ पे रोटर इंपीडेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ होगा रोटर इंपीडेंस पर फेज Z2 इक्वल टू, रोटर इंपीडेंस क्या होता है, इंपीडेंस होता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस में रिएक्टेंस के स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ से हम लोग निकालनी है क्या, रोटर इंपीडेंस पर फेज। अब हम लोग निकालेंगे रोटर करंट पर फेज। तो रोटर करंट पर फेज I का वैल्यू क्या होता है, I का वैल्यू आप खुद देखिए, I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में R। यही तो होता है यहाँ पर I इक्वल्स टू V अपॉन में R होता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाए। यहाँ पर V क्या है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा रोटर साइड में E2 वही है, तो यहाँ पर से E2 और अपॉन में हमारा R मतलब क्या, टोटल इंपीडेंस। तो टोटल इंपीडेंस हमारा क्या है, रूट अंडर R स्क्वायर और प्लस में X स्क्वायर। तो यही है। तो यहाँ पर देखिए E2 अपॉन में Z2 लिखें, जहाँ पर Z2 का वैल्यू हमारा है E अपॉन में अंडर रूट Z2 का वैल्यू है R स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहाँ से देखिए रोटर पावर फैक्टर जो हमारा होगा उसको हम cos φ2 से रिप्रेजेंट किए थे। तो रोटर पावर फैक्टर क्या होता है, ये होता है R2 अपॉन में Z2। यहाँ पर रोटर पावर फैक्टर जिसको कि cos φ2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो cos φ2 बराबर R2 अपॉन में Z2 होता है। ये कैसे होता है, इसको आप देख सकते हैं कि एक इसका जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर हमारा होता है X2, यहाँ पर होता है R2 और इसका रिजल्टेंट जो हमारा निकाले थे यहाँ पर ये होता है Z2 और ये होता है हमारा φ2। तो यहाँ पर देखिए cos φ2 बराबर क्या होगा, cos φ2 बराबर हमारा होता है क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है, Z माने R2 है। तो यहाँ बेस हमारा R2 यहाँ लिखे हैं, अपॉन में Z, हाइपोटेनियस यही है Z2। तो यहाँ पर Z2 का वैल्यू आप रखेंगे R2 अपॉन में Z2 का वैल्यू हमारा क्या था, रूट अंडर R स्क्वायर और प्लस में X स्क्वायर। इन सारे जो टर्म है इसको हम आगे यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर हम इसको सारे को लिखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बराबर क्या है, TS इक्वल टू K E2 I2 cos φ2। अब जो वैल्यू हम निकाले हैं उसको यहाँ पर पुट करेंगे। E2 तो हमारा वैसा ही है, I2 का वैल्यू हम यहाँ पर निकाले थे। I2 का वैल्यू हमारा क्या आया था, E2 अपॉन में Z2 जो था E2 अपॉन में रूट अंडर R स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट किए E2 का। फिर यहाँ पर था I2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। उसके बाद हमारा cos φ2 का वैल्यू हम क्या लाए थे, R2 अपॉन में Z2 जिसका की वैल्यू था R2 अपॉन में रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस में X2 स्क्वायर। अब देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, K E2 इंटू E2 मतलब E2 के स्क्वायर इंटू में R2 तो R2
और यहाँ पर देखिए r2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर रूट अंडर में r2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ देखिए रूट खत्म हो गया तो हमारा वैल्यू होगा r2 स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा टी स्टार्टिंग आया, ये क्या आया हमारा टी स्टार्टिंग। इसके आगे भी देखिए इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा बनेगा। तो नाउ एज वी नो डेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं डेट द सप्लाई वोल्टेज V ऑन स्टेटर इज कांस्टेंट। स्टेटर पर जो हम सप्लाई देते हैं वो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। वो हम सप्लाई को बार बार चेंज तो नहीं करते हैं। अगर कोई भी मोटर अगर आप स्टार्टिंग में लगाते हैं तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को जो हम स्टार्टिंग में लगाते हैं तो क्या उसका वोल्टेज को हम चेंज करते हैं। तो उसका प्राइमरी में जो हम वोल्टेज देते हैं, मतलब उसका स्टेटर में जो हम वोल्टेज देते हैं उसको तो हम लोग चेंज नहीं करते हैं, वो तो कांस्टेंट रहता है। जब वो कांस्टेंट रहता है, सो दैट फ्लक्स प्रोड्यूस बाय स्टेटर इज कांस्टेंट। जब उस पर कांस्टेंट करंट आएगा, उसमें कांस्टेंट करंट देंगे तो वहां पर कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और उस कांस्टेंट फ्लक्स के कारण हमारा रोटर पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो था के E2 अपन में R2 की के E2 R2 अपन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, यही तो हम यहाँ पर लाए थे, जो कि यहाँ पर देखिए के E2 अपन में R2 स्क्वायर अपन में R स्क्वायर प्लस X2। तो यहाँ पर जब हमारा E2 भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं अनदर कांस्टेंट से, जिसको कि हम लोग K1 कहते हैं। तो वही यहाँ पर हम करेंगे कि इस E2 और E2 स्क्वायर और K के लिए एक अलग कांस्टेंट निकालेंगे जिसको कि हम K1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा K1 इंटू में R2 अपन में R2 के स्क्वायर प्लस में X2 के स्क्वायर। और यहाँ पर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, Z2 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये Z2 स्क्वायर, K1 R2 अपन में Z2 स्क्वायर। तो ये जो हमारा हो गया वो निकल गया हमारा टी स्टार्टिंग का एक सिंपलेस्ट फॉर्म। टी स्टार्टिंग अगर आपको पूछेगा तो ये होता है K1 टी स्टार्टिंग इज इक्वल टू K1 R2 अपन में Z2 स्क्वायर। तो यहाँ पर K1 का वैल्यू क्या है, तो के E2 स्क्वायर। यहाँ पर E2 क्या है, तो ये हमारा जो है वो रोटर का जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में था तो वहां पर प्रोड्यूस ईएमएफ था। तो देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था कि जो हमारा टॉर्क होता है वो वोल्टेज से कैसे रिलेशन रखता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, E2 इंड्यूस वोल्टेजिंग है, वहां पर इंड्यूस ईएमएफिंग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीएस जो था, टॉर्क जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था E2 स्क्वायर के, मतलब कि V2 स्क्वायर के, मतलब वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। तो यही ऑब्जेक्टिव आपका जो था वो सब्जेक्ट वहां पर प्रोवाइड किया गया था, यही ऑब्जेक्टिव। तो इसी फार्मूला से उसको हम लोग देखकर उसको सही आंसर कर सकते थे। तो वही देखिए यहाँ लिखा है वेयर K1 इज अनदर कांस्टेंट, जहां पर कि K1 का वैल्यू होगा के E2 स्क्वायर। नोट पॉइंट में यहाँ पर एक पॉइंट लिखे हैं, वो देख लीजिए क्या लिखे हैं कि हेयर वी कैन सी डेट, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं डेट द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क इज डिपेंड ऑन रिलेटिव वैल्यू ऑफ R2 एंड X2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो डिपेंड करता है किस पे, तो डिपेंड करता है इस Z2 पे। Z2 के वैल्यू में R2 और X2 में अगर इन दोनों के बीच का रिलेटिव वैल्यू जो होगा, जिस तरीके का होगा, उस अनुसार हमारा टॉर्क वेरी करेगा। मतलब इसका वैल्यू अगर ओवरऑल इसका वैल्यू R2 और X2 मतलब Z2 का वैल्यू अगर ओवरऑल हमारा कम होगा तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, टॉर्क जो है वो बढ़ेगा। और यही Z2 का वैल्यू अगर मेरा ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में हमारा टॉर्क जो वैल्यू है वो घटेगा। तो यही इसका कंडीशन है। तो ये डिपेंड करता है किससे, R2 और X2 पे। तो वही ये पॉइंट लिखे हैं। आपको जो डिराइव करना है उसको आप चाहें तो यहां तक भी कर सकते हैं, यहां तक भी लाके आप इसको छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको और सिंप्लीफाइड करना चाहते हैं तो ये लैंग्वेज लिख के यहां तक आप इसको स्टार्टिंग टॉर्क को डिराइव कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं मैक्सिमम टॉर्क के कंडीशन में कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या कंडीशन होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या कंडीशन होगा, आप खुद सोचिए कि अगर ये R2 और X2 दोनों बराबर हो जाए, उस कंडीशन में यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आप खुद देखिए, तो यही करा है कि जब मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम टॉर्क कब प्रोड्यूस हो सकता है, जब दोनों जो है माने R2 और X2 दोनों अगर इक्वल हो जाए, सेम नेचर का हो जाए, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। तो वही ये करा है कि व्हेन द रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस, मतलब कि रोटर रेजिस्टेंस पर फेज जो है, पर फेज का जो रोटर रेजिस्टेंस है, मतलब रोटर का जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो इक्वल हो जाए किसके, रोटर रिएक्टेंस के, जो कि उसके स्टैंड स्टिल कंडीशन में है रोटर रिएक्टेंस पर फेज का। तब उस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क होगा 3 फेज इंडक्शन मोटर में वो मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो वही ये कंडीशन है। यहाँ पर देखिए पहले टी स्टार्ट जो हमारा नॉर्मल फार्मूला था उसको लिखते हैं। तो टी स्टार्ट का फार्मूला क्या आया था, K1 R2 अपन में Z2 के स्क्वायर। यहाँ Z2 का वैल्यू क्या है, R2 स्क्वायर प्लस में X2 के स्क्वायर। अब इसको ये टर्म हमको लाने के लिए R2 इक्वल टू X2, ये हमको वेरीफाई, इसको प्रूव करने के लिए हम इसको क्या करते हैं कि इसको R2 से इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब टी स्टार का जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं R2 के रेस्पेक्ट में और उसका रिजल्ट को हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारा R2 अपन में X2 आ जाएगा। तो वही ये लिखे हैं कि ना डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तब विथ रिस्पेक्ट टू R2 के रेस्पेक्ट में इक्वेटिंग द रिजल्ट टू 0, और इसके रिजल्ट को हम लोग
जीरो से इक्वेट कर देंगे तब हमारा क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए टी स्टार्ट का वैल्यू यही लिखे थे K1 R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस में X2 स्क्वायर। मेरे साथ साथ अगर आप चल रहे होंगे, मेरे साथ साथ आप स्टेप बाय स्टेप लिख कर आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आएगा। यहाँ पर हम इसका जो डिफरेंशिएशन भी है उसको भी हम कंप्लीट मतलब इतने स्टेप बाय स्टेप करके आपको नहीं बताया गया होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, टी स्टार्ट बराबर क्या है K1 R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो यहाँ पर K1 क्या है हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम पहले बाहर रख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा R2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस में X2 के स्क्वायर। इस कंडीशन में देखिए ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो यहाँ पर आप देखिएगा जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, dr2 के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए dts अपॉन में dr2 इजकल टू K1 d अपॉन में dr2 और ये जो है पूरा टर्म ये होगा ना, यहाँ पर K देखिए बाहर चल गया और इसको dr2 के रेस्पेक्ट में तोड़ेंगे तो यहाँ पर dr2 और ये जो पूरा टर्म है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह जो है वो u अपॉन में v के फॉर्म में बन रहा है। यहाँ पर भी R2 है, यहाँ पर भी R2 है तो यहाँ पर हो जाएगा u और ये v। और यहाँ पर du बाई v dt जो होता है उसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले v होता है, पहले v को हम बाहर रखते हैं, मतलब निचला टर्म को पहले बाहर रखते हैं और ऊपर वाले टर्म को डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ऊपर वाले टर्म को बाहर रखते हैं और नीचे वाले टर्म को डिफरेंशिएशन करते हैं और लास्ट में जो नीचे वाला टर्म होता है उसको हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यही होता है du बाई v dt का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए यही काम करेंगे। यहाँ पर हमारा K1 क्या था, K1 हमारा था कांस्टेंट, इसको बाहर रखे। अब देखिए हम क्या कहें कि सबसे पहले v को लिखेंगे तो v इसमें क्या है, यहाँ पर आप इसको देख लीजिए नहीं तो अच्छी तरीके से आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पर देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ये टर्म v है और ये जो टर्म है वो हमारा u है। तो यहाँ पर देखिए v को हम लिखे हैं पहले तो R2 स्क्वायर प्लस में X2 स्क्वायर को बाहर रखे हैं और u के टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे R2 के रेस्पेक्ट में तो dr2 अपन में dr2 लिखेंगे। फिर क्या था माइनस लगाएंगे तो माइनस u को अब बाहर रखेंगे, u हमारा क्या था R2 तो इसको बाहर रखें और उसके बाद हमारा जो था v को डिफरेंशिएट करेंगे तो v हमारा क्या है R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर तो d अपॉन में dr2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस में X2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम R2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ R2 का जो वैल्यू है वो चेंज होगा, बाकी सारे टर्म जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे। मतलब यहाँ पर X2 भी जो होगा वो कांस्टेंट का टर्म इसमें ट्रीट करेंगे इसको। अब देखिए और नीचे में फिर क्या था अपॉन में v स्क्वायर तो v हमारा क्या था R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं dr2 अपॉन में R2 अगर सेम टर्म रहता है तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में पर माइनस में R2 माने u को हम पहले माइनस u जो था उसको हम पहले रखें तो u हमारा क्या था R2 और इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे dr2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर को R2 से तो R2 से जब हम R स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका जो आगे वाला टर्म रहता है जो स्क्वायर रहता है वो आगे आ जाता है, यहाँ पर R2 जो रहता है उसमें से एक वैल्यू घट जाएगा। मतलब इसका क्या होता है जैसे R2 स्क्वायर अपॉन में dr मतलब dr2 स्क्वायर अपॉन में dr से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 जो होता है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पर r लिखाएगा और इसके जो टर्म है 2 स्क्वायर इसमें से एक घट जाता है तो 2 में से एक गया तो क्या बचेगा 1। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2r। तो यहाँ पर देखिए वही लिखेंगे r स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा वो हमारा आएगा 2r2 तो यही 2r2 यहाँ पर r2 था तो ये 2r2। तो यहाँ पर भी देखिए 2r2 हम लिखे हैं इंटू में फिर बाहर का r2 था तो r2 ही है। तो यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 2r2 स्क्वायर तो वही लिखे यहाँ पर देखिए R2 स्क्वायर प्लस में X2 स्क्वायर क्योंकि इसमें एक मल्टीप्लाई किए तो कोई फर्क इसमें पड़ेगा नहीं माइनस में फिर 2 इंटू R2 मतलब क्या होगा 2 इंटू R2 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए R2 स्क्वायर प्लस में X2 स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब देखिए इस कंडीशन में दोनों को अलग अलग पहले हम जैसे ये R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर को X2 स्क्वायर का होल स्क्वायर को अलग तोड़ देते हैं फिर माइनस के साथ इसको फिर इसमें भी डिवाइड कर देंगे। मतलब इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि दोनों इसको 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं तो वही 2 पार्ट में यहाँ पर तोड़े हैं। देखिए R2 स्क्वायर प्लस में X2 स्क्वायर अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2r2 तो यहाँ पर माइनस में 2r2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर से देखिए ये स्क्वायर का टर्म दोनों सेम टर्म है, यहाँ पर स्क्वायर है 2 पावर से 1 पावर यहाँ पर से खत्म कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 2 पावर था तो 2 पावर से इसको जब काटेंगे तो 1 खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 तो 1 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस में X2 स्क्वायर है। यहाँ पर फिर देखिए माइनस यहाँ पर 2r2 अपॉन में R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम टर्म लिख देंगे। अब इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या आएगा R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर का होल स्क्वायर यही तो इसका एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक टर्म एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है तो एक टर्म यहाँ पर आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर माइनस में यहाँ पर देखिए जब R2 स्क्वायर X2 स्क्वायर इसका एलसीएम आया इसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r2 स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसको अब क्या कहा था कि जो हमारा वैल्यू आएगा उसको इक्वेट करके 0 कर देना है तो इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। जब 0 करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ पर जाके वो खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा
r2² प्लस में x2² माइनस में 2r2² इक्वल टू 0। r2² में से माइनस 2r2² में से r2 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस r2²। तो यहाँ पर से x2² माइनस r2² इक्वल टू 0, यहाँ से x2² इक्वल टू r2², ये हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर खत्म कर देंगे तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू r2। यही हमको प्रूव करना था और इस तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया है। देखिए क्या किए, ये था हमारा ऊपर का टर्म u, नीचे का टर्म v। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या आता है, v को बाहर रखते हैं और u का जो टर्म है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, u को बाहर रखते हैं और v का जो डिफरेंशिएट है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, v का जो वैल्यू उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद जो v था उसको अपॉन में v² कर देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए हमारा u जो था वो r2 था, तो r2 u पहले हमको v बाहर रखना था, तो v हमारा था r2² प्लस x2², तो यहाँ पर r2² प्लस x2² लिखे हैं। उसके बाद r2 का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि u का डिफरेंशिएशन करने बोला था। तो यहाँ पर देखिए dr2 अपन में dr2, यहाँ पर जब ये करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम टर्म का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर r2² प्लस x2² यहाँ पर आ गया, फिर माइनस में यहाँ छोड़ दी, यहाँ माइनस है। यहाँ पर u का वैल्यू क्या है r2, तो यहाँ पर v का डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद, क्योंकि v dv/dt है। जब v को डिफरेंशिएट करेंगे तो उस केस में जब हम r2 के रेस्पेक्ट में करते हैं तो बाकी जो टर्म रहता है, बाकी जो अल्फाबेट नंबर जो भी रहता है वो उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो यहाँ पर x2 जो हमारा है वो कांस्टेंट हो जाएगा। उस कंडीशन में अब क्या होगा कि यहाँ पर r2 का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा और r2 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे r के रेस्पेक्ट में, r² का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है, जो पावर रहता है वो आगे आ जाता है, तो पावर 2 है, जो r का r ही खा जाता है, उस पर जो पावर है उसमें से एक पावर घट जाता है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, यहाँ पर हो जाएगा 2r। यहाँ पर r के जगह पर r2 था तो यहाँ पर इसलिए लिखाएगा 2r2, तो r2 इंटू में 2r2, जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 2r2² आएगा, तो यहाँ पर r2² प्लस में x2² माइनस में 2r2। यहाँ पर देखिए जब इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ेंगे तो यहाँ पर टूटेगा, कटेगा और कटने के बाद यहाँ जाएगा 1 अपन में r2² प्लस x2² माइनस में 2r2 अपन ये आ जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके फिर इसको जो वैल्यू आएगा इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो नीचे का जो डिनोमिनेटर था वो 0 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा। न्यूमरेटर में r² प्लस x² माइनस 2r2² इक्वल टू 0। यहाँ पर जब इसको घटाएंगे तो x2² माइनस में r2² इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर से x2² इक्वल टू r2² हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, s2 इक्वल टू r2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो 1-2 बार आप खुद प्रैक्टिस करिएगा तो आपको इसका डेरिवेशन याद हो जाएगा, आप इसको आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक और चीज जो रहता है वो आपसे पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस और टॉर्क के बीच में, या टॉर्क और रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आप बनाइए किसका, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। तो इसका जो होता है वो कुछ इस तरीके से आपका बनता है। मतलब क्या कि इनिशियल कंडीशन में जब हम रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हमारा टॉर्क बढ़ता है। रोटर के रेजिस्टेंस को जब हम बढ़ाते हैं तो हमारा टॉर्क बढ़ता है। जैसे जैसे हमारा रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टॉर्क बढ़ेगा। लेकिन एक खास इंस्टेंट पर जब हमारा R2 X2 के बराबर होगा तो उस कंडीशन में क्या बोले थे कि वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। उसके बाद भी अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते रहते हैं तो फिर हमारा जो है वो टॉर्क घटना शुरू कर देता है। मतलब कि R2 इक्वल टू X2, मतलब यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू को हम X2 से बड़ा करने लगते हैं और बढ़ाने लगते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क है वो घटने लगता है। तो ये जो होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, टॉर्क एंड रोटर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी आप देख लिए, इसको भी आप समझ लिए। तो शुरू में हम क्या देखे थे उसको देख लीजिए। सबसे पहले हम देखे थे कि हमारा जो टॉर्क का जो इक्वेशन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था E2 I2 cos phi2 का। तो यहाँ पर से इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो वहाँ पर K लगाएं, जिसका कि हम लोग कहें K को कि ये प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। उसके बाद हम फिर इसके रोटर के जितने वैल्यू होते हैं उसको सबको लिखें कि E2 जो हमारा है वो रोटर EMF है जो कि स्टैंडर्ड स्टील कंडीशन में है, और X2 जो है वो रोटर रिएक्टेंस है जो कि स्टैंडर्ड स्टील कंडीशन में है, और R2 जो है वो रोटर रेजिस्टेंस पर फेज है। क्योंकि रोटर इंपीडेंस हम निकालनी है Z2, जिसका की वैल्यू होता है इंपीडेंस Z का वैल्यू क्या होता है R² प्लस X² का रूट अंडर। तो ये इसे निकाल लिए। उसके बाद हम करंट निकाल लिए, करंट का वैल्यू होता है E2 अपन में Z2। फिर हम लोग पावर फैक्टर निकाले cos phi2, यहाँ पर बताएं भी कि ये R2 अपन में Z2 कैसे आया, तो वो आप यहाँ पर हम बता के आपको समझा दिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर इसको TS इक्वल टू फिर के E2 I2 cos phi2 हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सबके I2 और cos phi2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद ये आता है के E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर फिर R2 स्क्वायर अपन में X2 स्क्वायर। तो यहाँ पर E2 जो है वो यहाँ पर जैसे हम स्टेटर पर करंट जो देते हैं वो क्या देते हैं, कांस्टेंट हमारा रहता है। वहाँ पर हम सप्लाई को तो बार बार चेंज नहीं करते हैं, सप्लाई के वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। तो कांस्टेंट जब हम करंट देंगे तो वहाँ पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और उस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा जो रोटर है वो रुका हुआ स्थिति में, तो वहाँ पर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, वहाँ पर कांस्टेंट EMF भी प्रोड्यूस होगा। तो वो EMF भी अगर कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है तो इसको एक अलग कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कि हम लोग K1 कहे थे। तो यहाँ पर देखिए वो K1 R2 अपन में R2 X2, ये जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसका, किसका, तो स्टार्टिंग टॉर्क का।
उसके बाद फिर हम चलें कि स्टार्टिंग टॉर्क तो देख लिया, अब इसका मैक्सिमम टॉर्क होने का क्या कंडीशन है। तो मैक्सिमम टॉर्क होने के लिए ये R2 और X2 जो है जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यही इसको हम प्रूव किए R2/X2 को। तो यहाँ पर इसका इक्वेशन लिए K1 जो हमारा टी स्टार्ट का इक्वेशन था उसको फिर हम डिफ्रेंशिएट किए R2 के रेस्पेक्ट में। तो हमारा जो है ओवरऑल जब इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा X2 = R2 आ जाएगा और इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें इसका टॉर्क और रोटर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि एक जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो टॉर्क हमारा बढ़ता है, लेकिन जब हमारा R2 = X2 हो जाता है मतलब उस कंडीशन में हमारा टॉर्क मैक्सिमम होता है, उसके बाद भी अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो हमारा टॉर्क जो है वो घटने लगता है। तो यह था पूरा आज का सेशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार जब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद इसको डिराइव कर सकते हैं। तो आपका बस प्रैक्टिस पर ये डिपेंड करता है, जितना बार आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपका हो जाएगा, ये आप अच्छी तरीके से इसको डिराइव कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन समझ में आ गया होगा। अगर सेशन आपको समझ में आता है, थोड़ा सा भी आपको अगर सेशन से हेल्प मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए मेहनत नहीं करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पहुंचाइए ये वीडियो, ताकि सभी को मदद हो सके। सभी का स्थिति यही है, किसी का तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। और हम बोले हैं भी कि आपको जो मेन टॉपिक है जिस पर कि आने की क्वेश्चन की संभावना बनती है वो सारे टॉपिक को हम वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।